एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी साइंस की टीचर। और आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, जो कि है चैप्टर 5। हमने इसका फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख लिया, हमने इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लिए। इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्टेप अप एकेडमी का ऐप है उसके थ्रू आप हमें देख रहे हो और उसमें आपको ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रेफर करते हो तो आपके लिए एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं। यहाँ पे आपको फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे। और स्टेप अप एकेडमी की जो वेबसाइट है वहाँ पे अपडेटेड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी सारे सब्जेक्ट्स की फॉर क्लासेस 6 to 12। ओके, 6 to 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5। एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 5 है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के एनसीईआरटी एग्जाम प्लस सॉल्यूशन। ओके, हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख लिया है पूरा, हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लिए, जो चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसके सॉल्यूशंस हमने देख लिए। अब एग्जाम्पलर के हम सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू है। और फर्स्ट क्वेश्चन इज वाइल्ड बफेलो इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज बिकॉज। वाइल्ड बफेलो जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज क्यों है, हमें ये बताना है। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन से होते हैं, ऐसे स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है डे बाय डे। और क्या होता है, इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो ये फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ओके, चलो, इट्स पॉपुलेशन इज डिमिनिशिंग। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे ये बोला गया है, उनकी पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हो रही है। डिमिनिश मतलब खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। इट हैज बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मीन्स क्या होता है, एक्सटिंक्ट का मतलब ये होता है कि पूरा की पूरा पॉपुलेशन खत्म हो चुका है, अब कोई भी उस पर्टिकुलर स्पीशीज का इंडिविजुअल प्रेजेंट नहीं है। ओके, इट इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। अगर कोई पर्टिकुलर स्पीशी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में या पर्टिकुलर रीजन में मिलता है तो उनको हम एंडेमिक बोलते हैं। ओके, इट्स पोचिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब उसको पकड़ना, मारना, शिकार करना उसका क्या है, बैन है। ओके, तो एंडेंजर्ड स्पीशीज बफेलो इसलिए है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है। तो ए ऑप्शन जो है वो सही है, इट्स पॉपुलेशन इज डिमिनिशिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस में अकर ड्यू टू डेजर्टिफिकेशन। इसमें से कौन सा चेंज है जो डेजर्टिफिकेशन के कारण होता है। ठीक है, डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, नो। इंक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, नो। इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्लड्स, नो 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 नो। कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू अ डेजर्ट। जी हाँ, डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि टॉप मोस्ट लेयर जो होती है सॉइल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो क्या हो चुकी है, बह चुकी है, वो प्रेजेंट ही नहीं है। तो सॉइल के नीचे, मिट्टी के नीचे वाली लेयर कौन सी होती है, पत्थरों की, ग्रेवल्स की, बड़े बड़े पत्थरों की। ओके, तो जब सॉइल जा चुका है, ओके, सॉइल इरोजन हो चुका है, तो अब क्या होगा, पत्थर बचे हैं। तो ये जो पत्थर हैं ये धीरे धीरे किसमें, ये जो सॉइल है ये किसमें कन्वर्ट होती जाती है, ये डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, इसको हम डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है ये डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ओनली एंडेमिक स्पीशीज लिव। ओके, ये प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पे सिर्फ एंडेमिक स्पीशीज रहते हैं। एंडेमिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स, ऐसी स्पीशीज जो पर्टिकुलर रीजन में ही मिलती है और कहीं हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये तो गलत है। इट इज मेंट ओनली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या ये सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए ये, इट इज मेंट टू कंजर्व बोथ द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करते हैं और जो उस एरिया का कल्चर है उसको भी कंजर्व करते हैं। देयर आर नो अदर प्रोटेक्टेड एरिया विद इन इट्स लिमिट। और इनके लिमिट में बायोस्फीयर जहाँ तक है रिजर्व जो है उनमें कोई और प्रोटेक्टेड एरिया नहीं होता है। तो भाई इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो हर तरह की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्टेड रखते हैं, कंजर्व करते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो,
लार्ज एनिमल्स हो, लार्ज ट्रीज हो, सबको बायोस्फीयर जो है वो कंजर्व करके रखता है। और वहाँ पे जो आजू बाजू ट्राइब्स रहते हैं वो भी क्या करते हैं, वो बायोस्फीयर रिजर्व से जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, डेली नीड्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वो सब ये यूज़ कर सकते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व में कंजर्वेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमंस, और ह्यूमंस का जो कल्चर है वो भी मेंटेन रहता है, कंजर्व करके ये लोग रखते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्लेस इज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट आर। ओके, हमें ये बताना है कि ओके ऐसा कौन सा प्लेस, ऐसी कौन सी प्लेस है जहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं उनके खुद के नेचुरल हैबिटेट में। ओके, नेचुरल हैबिटेट में हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रख रहे हैं, प्रोटेक्टेड रख रहे हैं। जूलॉजिकल पार्क ये जो होता है ये क्या होता है, ये नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है। बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन इज फॉर ओनली प्लांट्स। ओके, ये भी आर्टिफिशियल होता है। बायोडाइवर्सिटी मतलब हर टाइप के, ओके, हर टाइप के लाइफ फॉर्म्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, तो इसका सही आंसर थर्ड एंड फोर्थ होना चाहिए। लेट्स सी थर्ड एंड फोर्थ का है, सी जो है वो सही है। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जो होते हैं, हम क्या करते हैं वहाँ पे ही एनिमल्स को प्रोटेक्टेड रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में। और जू में क्या होता है, जू में हम आर्टिफिशियली उनका हैबिटेट क्या करते हैं, बनाते हैं। ओके, जूलॉजिकल पार्क में हम एनिमल्स को रखते हैं और ऐसी प्लेस में रखते हैं जो हमने खुद ने बनाई है, जैसे कि म्यूजियम में हम रखते हैं। ओके, से फोर्थ क्वेश्चन, द प्लेसेस मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट आर। ओके, इसका आंसर सी है। Which one of the following statement is true about endemic species? अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है एंडेमिक स्पीशीज के लिए। ओके, दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट। एंडेमिक स्पीशीज को ये यहाँ पे लिखा गया है कि ये ऐसे स्पीशीज होते हैं जो एक स्पेसिफिक हैबिटेट में मिलते हैं। एंडेमिक स्पीशीज कैन नेवर बिकम एंडेंजर्ड। एंडेमिक स्पीशीज जो होते हैं वो कभी भी एंडेंजर्ड नहीं हो सकते, मतलब कि उनकी पॉपुलेशन कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। दे आर फाउंड ओनली इन जूज एंड बॉटनिकल गार्डन्स। इनको सिर्फ हम जू, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं उसमें और बॉटनिकल गार्डन्स में ही देखने को मिलते हैं। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। ओके, इनको अगर इनका हम घर, हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट, जिस तरह का वेदर चाहिए, जो इन्वायरमेंट चाहिए, अगर हमने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया तो इनको कोई असर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एंडेमिक स्पीशीज, इसका सही आंसर क्या है, ए जो है वो सही है ऑप्शन, क्योंकि एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया रीजन में मिलते हैं, उस रीजन के अलावा वो हमें कहीं देखने को नहीं मिलते। ओके, बाकी एंडेमिक स्पीशीज जो होते हैं वो एंडेंजर्ड हो सकते हैं। क्यों हो सकता है, अगर हमने उनका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया, ओके, तो उनकी पॉपुलेशन डिमिनिश होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। और ये सिर्फ जू और बॉटनिकल गार्डन में नहीं मिलते हैं, इधर भी मिल सकते हैं, बट ओनली नहीं होगा, सिर्फ यही नहीं मिलेंगे, ठीक है, यहाँ भी मिल सकते हैं। दे आर अफेक्टेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, जी हाँ, दे आर नॉट अफेक्टेड, दे आर अफेक्टेड, ठीक है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिल रहा है। ऐसे स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज जो उस पर्टिकुलर रीजन में ही मिल रहा है, अब उस रीजन को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो नहीं बच पाएंगे। हो सकता है जिधर हमने शिफ्ट किया है वो वहाँ पे रह नहीं पाए, अडेप्ट नहीं कर पाए। ओके, तो ये ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्ट फॉर अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? इसमें से कौन सा फीचर सही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए? इट इज एन आर्टिफिशियल क्रिएटेड एरिया फॉर एनिमल प्रोटेक्शन। ये आर्टिफिशियल एरिया है जो हमने एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया है। इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर थ्रेटेंड एंड एंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स। ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये हमने प्रोटेक्टेड एरिया बनाया है, किसके लिए? जो थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए। इट इज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ ओनली प्लांट स्पीशीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सिर्फ प्लांट स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए होती है। कैप्चरिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हियर। एनिमल्स को पकड़ना और उनको मारना, शिकार करना यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे बैन है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप जानवरों को पकड़ नहीं सकते, आप जानवरों का शिकार नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे कैप्चरिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन है।
आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए और हमें ये बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए। देयर नंबर हैज डिक्रीज ड्रास्टिकली। ओके, उनका जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, उनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत एकदम कम हो चुकी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है कि अब उनको हमें प्रोटेक्टेड रखना है, नहीं तो वो ख़त्म हो जाएंगी उसकी पूरी पॉपुलेशन। दे माइट बिकम एक्सटिंक्ट इन देयर नियर फ्यूचर। ओके, तो वो आने वाले टाइम पे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब उनकी पूरी पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दे पोज अ डेंजर टू अदर एनिमल्स। ओके, ये दूसरे एनिमल्स के लिए डेंजर है, हार्मफुल है। देयर नेचुरल हैबिटेट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। इनके नेचुरल हैबिटेट को हमें प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, इनकरेक्ट की करेक्ट। ओके, इनकरेक्ट पूछा गया तो ये गलती आप मत करना जो गलती मैंने अभी करी। यहाँ पे इनकरेक्ट बोला गया तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो बताना है। तो ये तो सही है, क्यों एंडेंजर्ड स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, और ये आने वाले टाइम पे एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ये भी सही है। हमें गलत स्टेटमेंट बताना है, दे पोजेस डेंजर, ये ऑप्शन जो है वो गलत है और आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंडेंजर्ड स्पीशीज के। एंडेंजर्ड स्पीशीज दूसरे एनिमल्स के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू ब्लैक बग, एलिफेंट, पाइथन एंड गोल्डन कैट टुगेदर रिप्रेजेंट इन अ फॉरेस्ट। ओके, ब्लैक बग, एलिफेंट, पाइथन और गोल्डन कैट को हम क्या बोलते हैं अगर वो किसी जंगल में रह रहे हैं? तो फौना बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे, फ्लोरा बोलेंगे या स्पीशीज बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे फौना। ओके, उनको हम क्या बोलेंगे, फौना, क्योंकि उस पर्टिकुलर जंगल में वो रह रहे हैं। तो जितने भी एनिमल्स हमें उस जंगल में मिल रहे हैं उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फौना बोलते हैं। एंड फ्लोरा इज फॉर प्लांट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड डेटा बुक कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द, ओके, जो रेड डेटा बुक होती है उसमें काय का रिकॉर्ड, किस चीज का रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है? एंडेमिक स्पीशीज का नहीं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज का नहीं, एंडेंजर्ड प्लांट्स का जी हाँ, एंडेंजर्ड एनिमल्स का जी हाँ। तो सेकेंड और फोर्थ, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ होना चाहिए, है ना? यस, ये थर्ड है आई गेस। थर्ड एंड फोर्थ जो है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ जो है इसका सही आंसर है। तो सी ऑप्शन जो है वो सही है, सी। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा था कि अब यहाँ पे नंबर भी चेंज हो गया, यहाँ पे सही लिखा है। ओके, तो जो रेड डेटा बुक है, जो रेड डेटा बुक है उसको इंटरनेशनली भी मेंटेन किया जाता है, ग्लोबली भी मेंटेन किया जाता है और उसको नेशनल लेवल पे भी मेंटेन किया जाता है। जैसे कि इंडिया जो है, इंडिया अब उसकी, इंडिया में जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, वो सिर्फ इंडिया का मिलेगा। ठीक है, अच्छा भाई, इन पेड़ों को और इन एनिमल्स पे हमें ध्यान देना है क्योंकि ये एंडेंजर्ड है, इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। ओके, और रेड डेटा बुक ऐसे ग्लोबली भी होती है जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी प्लांट्स और एनिमल्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है उस सब का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इसमें एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स का रिकॉर्ड होता है। तो सही ऑप्शन सी है, हमने मार्क कर चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10th। Migratory birds fly to far away areas during a particular time of a year. Which of the following conditions present in their habitat during that time are responsible for this behavior? अब migratory birds जो होती हैं, जो migrate करती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। ठीक है, और दूसरी जगह ना बहुत दूर होती है, वहाँ पहुँचती है। अब ये कब होता है? साल में एक आध बार होता है। साल का एक ऐसा समय आता है जब बर्ड्स अपनी जगह से, अपने घर से दूर कहीं जाती हैं, उड़ते हुए पहुंचती हैं। तो ऐसा वो क्यों करती हैं, क्या रीज़न हो सकता है? तो वो रीज़न हमें बताना है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड की कमी हो चुकी है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन जो है वो चेंज हो चुका है। ओवर क्राउडिंग, मतलब वहाँ पे बर्ड्स की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, तो बर्ड्स क्या करेंगी, दूसरी जगह जाके रहने लगेंगी। लैक ऑफ नेस्टिंग एरिया, मतलब कि वो अपना नेस्ट नहीं बना पा रही, वो एग्स ले नहीं कर पा रही है। ओके, तो इसका सही ऑप्शन जो है सेकेंड और फोर्थ है। वेदर कंडीशन जो है वो एक्सट्रीम है, मतलब चेंज हो गया, कोल्ड वेदर है। कोल्ड वेदर जब भी होता है तो बर्ड्स जो होती हैं वो
माइग्रेट करती है, ठीक है, दूसरी जगह माइग्रेट करती है जहाँ पे उनको ऑप्टिमल वेदर कंडीशन मिले अकॉर्डिंग टू देयर, उनको वेदर कंडीशन मिले अकॉर्डिंग टू देम, ओके। और फॉर लेइंग एग्स, एग्स ले करने के लिए लैक ऑफ नेस्टिंग एरिया के लिए भी वो माइग्रेट करती हैं। तो इसका सही ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ है। तो लेट्स सी सेकेंड एंड फोर्थ कहाँ दिया है, डी दिया है, तो डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ओके। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, in our country large patches of forest are being cleared for cultivation of crops, the environmental impact of such practice will lead to, okay। अब हमें ये बताना है कि हमारे देश में काफी सारा फॉरेस्ट का एरिया, जंगल का काफी सारे जगह जो है उसको हम साफ कर देते हैं, पेड़ काट देते हैं और उस जगह को हम यूज करते हैं किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, क्या खेती करने के लिए, ओके। तो इसका क्या असर पड़ेगा हमें वो बताना है, सॉइल इरोजन, सॉइल पोल्यूशन, सॉइल कंजर्वेशन या सॉइल फर्टिलिटी। इसका असर पड़ेगा सॉइल इरोजन पर, ठीक है। जो टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की वो क्या हो जाएगी, वो इरोड हो जाएगी, ठीक है, वो पानी के साथ बह जाएगी। जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, बड़े ट्रीज होते हैं, उनकी जड़ें कितनी लंबी होती हैं, अंदर तक फैली हुई थी, तो ये जो रूट्स होती है ना, ये सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, ओके। अब हमने पेड़ काट दिए तो पेड़ की लंबी लंबी जड़ें, बड़ी बड़ी जड़ें भी नहीं बची हैं, तो जो अब सॉइल को कौन होल्ड करेगा, अब सॉइल को होल्ड नहीं कर पाएंगे ये, तो सॉइल इरोजन होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट, क्यों जरूरी है फॉरेस्ट को बचाना। भाई फॉरेस्ट को अगर हम नहीं बचाएंगे तो सबसे पहले बात सॉइल इरोजन होगा, रेनफॉल में कमी आ जाएगी, फ्लड्स आ जाएंगे, नेचुरल कैलामिटीज जैसे हम देख रहे हैं वो सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। It is important to conserve forest because forests maintain the level of CO2 in atmosphere. फॉरेस्ट जो होते हैं एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। कैसे मेंटेन करके रखते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, है ना। प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ओके। अब प्लांट्स ही नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा कौन, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस जो होता है वो मेंटेन नहीं रह पाता, ठीक है। तो हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन रहे। बाइंड द टॉप लेयर ऑफ सॉइल दैट इंक्रीजेस इट्स फर्टिलिटी, ये जो सॉइल की टॉप लेयर होती है ना उसको क्या करती है, पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। नेक्स्ट हेल्प्स इन अब्सॉर्बिंग रेन वाटर एंड थस प्रिवेंटिंग द फ्लड्स। अब ये जो सॉइल होता है ये क्या करता है, रेन वाटर को अब्सॉर्ब करता है। अब सॉइल है, पेड़ है, तो पेड़ ने सॉइल को पकड़ के रखा, अब ये जो सॉइल है ये पानी को अब्सॉर्ब करेगा। सॉइल ही नहीं होगा, वाटर अब्सॉर्ब नहीं होगा, तो वाटर के कारण, वाटर अब्सॉर्ब ना होने के कारण क्या हो जाएगा, फ्लड्स आ सकते हैं, ओके। इसलिए सॉइल जो है पानी को होल्ड अब्सॉर्ब करता है, होल्ड करके रखता है, जिससे फ्लड्स नहीं आते, बाढ़ नहीं आती। मेंटेन द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल को मेंटेन रखता है कि पानी, बारिश कब होनी चाहिए, वाटर को अब्सॉर्ब करने वाला, इवेपोरेशन, वाटर इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, ये सब वाटर साइकिल में आता है। सर्व एज अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ वेरियस स्पीशीज, ये क्या होता है, ये नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है काफ़ी सारे स्पीशीज को, काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, फॉरेस्ट में काफ़ी सारे, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और वो उनको एप्रोप्रिएट हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, मतलब टेम्परेचर हो गया, पानी हो गया, खाना हो गया, शेल्टर हो गया, सब प्रोवाइड करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख रहे हैं। मेंशन एनी वन एक्शन दैट यू हैव अंडरटेकन टू कंजर्व ट्री। अब हमें ऐसा कुछ एक्शन बताना है जो आपने, हमने क्या किया हो, ट्री को कंजर्व करने के लिए लिया हो। तो क्या किया है बेट, हम पेड़ उगाते हैं, ठीक है, हम प्लांटेशन करते हैं, वो एक स्टेप हो गई। I take part in various afforestation program where I also spread awareness about individual measures that can be taken by people for conservation of trees such as recycling paper, planting a tree on special occasion etc. Okay? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मैं जो हूँ एफॉरेस्टेशन वाले जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें
मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ ताकि हम पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ओके और हम क्या करते हैं उस प्रोग्राम के टाइम पे, जो प्रोग्राम है उसमें हम लोगों को अवेयर कराते हैं कि पेड़ क्यों ज़रूरी है, और हम उनको बोलते हैं कि पेड़ को हम कैसे बचा सकते हैं। तो पेपर हमें सेव करना है, पेपर सेव करना है, पेपर को रिसाइकल करना है, रीयूज़ करना है। और एक हम सबसे बढ़िया काम कर सकते हैं कि कोई स्पेशल ओकेजन हो, चाहे बर्थडे हो या एक वो चलता है ना किसी गांव में, मुझे पता है मैंने कहीं पढ़ा था, एक गांव है कोई सा, वहाँ पे अगर एक बेटी का जन्म होता है तो लोग जाके पेड़ लगाते हैं, राइट। तो वो हमें करना है, स्पेशल ओकेजन पे हमें पेड़ लगाना है। ओके तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है ओके ट्रू और फॉल्स हमें बताना है, साथ में हमें स्टेटमेंट्स को, फॉल्स स्टेटमेंट को करेक्ट भी करना है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अभी तक तो हम ट्रू और फॉल्स करते थे, अब हमें स्टेटमेंट को करेक्ट करके बताना है कि क्या सही होना चाहिए। नाउ देयर कैन बी अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद इन अ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है, जी हाँ बिल्कुल हो सकती है, ये ट्रू है। चलिए, प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया कलेक्टिवली टर्न्ड एज फौना। एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी हमें पेड़ मिल रहे हैं, अगर हम उन पेड़ों को कॉमन नाम देना चाहते हैं तो क्या देते हैं, कॉमन टर्म क्या यूज करते हैं हम उसके लिए हम फौना तो यूज नहीं करते, तो ये फॉल्स है। उसके लिए हम फ्लोरा यूज करते हैं। फ्लोरा फ्लावर, फ्लावर से फ्लोरा, ओके एंड फ्लोरा से प्लांट। तो उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पेड़ हैं, छोटे बड़े हट्टे गट्टे, उन सब को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। ओके नाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब डिफॉरेस्टेशन जो है वो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर देती है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन के कारण ये होता है कि पेड़ों की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल होल्ड नहीं कर पाती। सॉइल होल्ड नहीं होगा तो सॉइल जो है, सॉइल इरोजन हो जाएगा। सॉइल इरोजन हो जाएगा तो सॉइल पानी कैसे अब्सॉर्ब करेगा। तो इसका ऑप्शन फॉल, मतलब इसका फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। बायसन इज एन एंडेमिक फॉना ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके बायसन जो है वो एंडेमिक फॉना है। फॉना मतलब जो उस पर्टिकुलर एरिया के एनिमल्स हैं उनको कलेक्टिवली हम फॉना बोलते हैं। बायसन जो है वो एंडेमिक फौना, जी हाँ बिल्कुल एंडेमिक फौना है, क्योंकि वो सिर्फ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही हमें देखने को मिलता है। ओके तो ये ट्रू है हमारा। और अब हम देख लेते हैं आंसर। फर्स्ट था ट्रू, क्या था, ट्रू, ट्रू तो था बट कैसा था, क्वेश्चन क्या था, लेट्स सी क्वेश्चन क्या था। करेक्ट द देयर विल बी अ वाइल्ड लाइफ, ओके ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है बायोस्फीयर में, जी हाँ ट्रू है। नेक्स्ट जो था वो फॉल्स था, क्योंकि वहाँ पे लिखा था क्या, प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड फ्लोरा, नॉट फौना, यहाँ पे फौना लिखा था। ओके थर्ड जो था वो भी फॉल्स है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल विच कॉजेज फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन। ओके डिफॉरेस्टेशन जो होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की कम कर देता है, जिसके कारण फ्लड्स आ सकते हैं और क्या हो सकता है, सॉइल इरोजन हो सकता है। लास्ट स्टेटमेंट जो था वो ट्रू था कि बायसन जो होता है वो एंडेमिक फौना है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का। ओके चलिए यहाँ पे हमारे ट्रू फॉल्स होते खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ फॉरेस्ट रीजनरेट नेचुरली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्या फॉरेस्ट नेचुरली खुद को रीजनरेट कर सकता है कम टाइम में। देखो भाई, फॉरेस्ट को अगर हम डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, तो वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, रीस्टोर कर लेता है। उसमें छोटे 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 पौधे आने लगते हैं और वो पौधे पेड़ में बन जाते हैं। बट ये जो टाइम है ये तुरंत नहीं होगा कि 2 महीने में फॉरेस्ट अपने आप को रीजनरेट करेगा। ये जो प्रोसेस है ये बहुत साल लेती है, ठीक है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल मतलब स्लो प्रोसेस है। पेड़ जो होता है वो तुरंत बड़ा नहीं हो जाएगा। 2 महीने 3 महीने बाद तो पौधा आएगा, 3 पौधा फिर बड़े होने में टाइम लेगा। ओके तो फॉरेस्ट को रीस्टोर होने में, रीजनरेट होने में बहुत साल लग जाते हैं। वो होता तो है पर सालों लग जाते हैं, शॉर्ट टाइम में नहीं होता, लॉन्ग टाइम में होता है, ठीक है। Reforestation, that is regeneration of forest.
रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि फॉरेस्ट जो हो रहा है उसको हम रिस्टोर कर रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं। कैन टेक प्लेस नेचुरली बाय लीविंग द डिफॉरेस्टेड एरिया अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। अगर हमने जो फॉरेस्ट को क्लियर करा है, जिसको काटे हैं, जिसके पेड़ वेड़ काटे हैं, जिसको पूरा जंगल काट दिया है, अगर उस जंगल को हम छोड़ दें, उसको अगर हम डिस्टर्ब ना करें, ओके, तो वहाँ पे नेचुरली पौधे जो हैं वो आ जाते हैं, पेड़ जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। During this period, the area re-established itself without the interference of human beings by the natural growth of trees. अब ये जो टाइम है ना, जब रीजनरेशन वाला टाइम है, उस टाइम पे क्या होता है, एरिया जो है वो अपने वो खुद को री-एस्टेब्लिश करता है, और इस टाइम पे ह्यूमन बींग्स का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे पेड़ों का नेचुरल ग्रोथ होता है, ठीक है। पेड़ जो है वो खुद अपने आप में ग्रोथ और डेवलप होती रहती हैं। This process, however, takes a long time in terms of year. और ये जो रीजनरेशन वाली प्रोसेस है, नेचुरली रीजनरेशन वाली प्रोसेस है फॉरेस्ट की, ये बहुत टाइम लेती है, साल लग जाते हैं इसको रीस्टोर होने में, ओके। तो ये था हमारा आंसर नंबर 15। नेम द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। अब हमें बताना है कि जो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इंडिया में था, सबसे पहला जो रिजर्व फॉरेस्ट था, उसका नाम क्या है। तो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में था, ओके। सतपुड़ा नेशनल पार्क लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ओके। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है वो पहला रिजर्व फॉरेस्ट था इंडिया का। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और यहाँ से स्टार्ट होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। Why are wildlife sanctuaries important for conservation of plants and animals? Wildlife sanctuaries plants और animals के conservation के लिए क्यों जरूरी है वो हमें बताना है। तो in a wildlife sanctuary, killing and capturing of wild animals is strictly prohibited. Wildlife sanctuary में क्या होता है ना कि हम animals को, ओके, एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ के रख नहीं सकते, उनका शिकार नहीं कर सकते, बैन है। गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है कि अब कोई करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ओके। एनी ह्यूमन एक्टिविटी विच डिस्टर्ब्स द वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स और देयर हैबिटेट इज नॉट अलाउड। और ऐसी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, ऐसा कोई भी काम जो ह्यूमन के कारण हो रहा है और जिससे एनिमल्स और प्लांट्स उस पर्टिकुलर एरिया के डिस्टर्ब हो रहे हैं या उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उनको डिस्टर्ब हो रहा है, ये सब भी बैन है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप क्या नहीं कर सकते हो, आप जानवरों को मार नहीं सकते हो, उनको पकड़ नहीं सकते हो, ठीक है। और क्या नहीं कर सकते हो, आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो जिससे वहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स को नुकसान हो या फिर उनके नेचुरल हैबिटेट को नुकसान हो। So in these area, animals live in a natural environment protected from any interference. This is why sanctuaries are important. तो यहाँ पे तो ये जो एरिया है, यहाँ पे जो एनिमल रह रहे हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमंस का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, इसलिए सेंचुरीज जो हैं वो ज़रूरी हैं प्लांट्स और एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। Why are endemic organisms in greater danger of becoming extinct? Okay, जो endemic organisms हैं वो उनके ऊपर क्यों खतरा मंडरा रहा है एक्सटिंक्ट होने का, ये पूछा गया है। तो एंडेमिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो उस पर्टिकुलर रीजन में ही मिलते हैं उनको हम एंडेमिक बोलते हैं। तो वो क्यों एक्सटिंक्ट हो सकते हैं? उनकी पॉपुलेशन तो वैसे ही कम है, उस पर्टिकुलर एरिया में ही है, ओके। तो अगर हम उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब करते हैं तो उनको भी डिस्टर्बेंस होगा। अगर वो दूसरी जगह जाके रहेंगे तो हो सकता है वो हैबिटेट जो है उसमें वो अडॉप्ट नहीं कर पाए, अडेप्ट नहीं कर पाए तो उनकी डेथ हो सकती है, वो एक्सटिंक्ट की तरफ जा सकते हैं। द एंडेमिक ऑर्गेनिज्म आर कन्फाइंड टू अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। जो एंडेमिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने ज्योग्राफिकल एरिया, उसी पर्टिकुलर एरिया में ही रहते हैं, उसी एरिया में सीमित रहते हैं, ओके। दे कैन नॉट अडेप्ट और लिव आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अलावा दूसरी जगह नहीं रह सकते, ना उस दूसरे हैबिटेट को वो अडेप्ट कर पाएंगे ना उसमें वो रह पाएंगे। This means any disturbance to their habitat will adversely affect them. Thus, they are in greater danger of becoming extinct.
इसलिए उनके अगर हैबिटेट को हमने डिस्टर्ब किया, ठीक है, उनके अगर हैबिटेट को हमने डिस्टर्ब किया तो वो जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और उनके वो डिस्टर्ब होंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण वो एक्सटिंक्शन फेस करेंगे, उनकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो एक्सटिंक्शन फेस करेगी। इसलिए जो एंडेमिक ऑर्गेनिज्म है वो एक पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया में ही मिलते हैं। अगर उनके नेचुरल हैबिटेट को हमने कुछ किया, डिस्ट्रॉय किया, डिस्टर्ब किया तो वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब उनको उनके जैसा वातावरण नहीं मिलेगा, एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तो उनकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी और इसलिए उनके ऊपर एक्सटिंक्ट होने का खतरा ज़्यादा मंडराता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ आर इवन स्मॉल एनिमल्स इंपॉर्टेंट इन एन इकोसिस्टम? कैसे स्मॉल एनिमल्स जो है वो भी इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट है, क्यों, कैसे, वो हमें बताना है। देखो, बड़े जानवरों को तो हम नहीं मार सकते, उनके लिए लॉस एंड ऑर्डर्स भी बनेंगे, बट जो छोटे जानवर होते हैं, फ्रॉग, स्नेक, लिजर्ड, इन सबको तो हम ऐसे ही मार देते हैं, राइट? तो ये जो है फ्रॉग, लिजर्ड, ये इकोसिस्टम में इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसलिए है क्योंकि इकोसिस्टम में फूड चेन का पार्ट होता है ये। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक खाता है। स्नेक को कौन खाता है? हॉक, बर्ड खाती है, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट है, स्मॉल एनिमल्स इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि वो फूड चेन और फूड वेब का पार्ट है। Small animals might be small in size, but their role in ecosystem is very important, which cannot be ignored. Small animals जो हैं वो छोटे साइज के तो हैं, साइज छोटा है, बट उनका इकोसिस्टम में रोल बहुत बड़ा है, ओके, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उनका रोल बहुत ज़रूरी, बहुत बड़ा है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। They are the part of food chains and food webs which are essential for maintaining balance in nature. वो जो होते हैं स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं वो फूड चेन और फूड वेब का क्या होता है? पार्ट होता है, ओके, जो नेचर में बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी है, ओके। जैसे कि फ्रॉग को स्नेक खाते हैं, अगर हमने फ्रॉग को मार दिया तो स्नेक क्या खाएंगे, है ना? तो स्नेक डिक्लाइन होने लगेंगे, तो हॉक क्या खाएंगे? तो वैसे ही बर्ड भी जो है वो भी डिक्लाइन होने लगेंगी। इसलिए इकोसिस्टम में जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो साइज में तो छोटे होते हैं, बट वो फूड चेन का पार्ट होते हैं, फूड वेब का पार्ट होते हैं, जो नेचर में मेंटेनेंस बना के रखते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अ न्यू स्पीशीज एक्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ फॉरेस्ट। एक नया स्पीशीज है जिसका नाम है एक्स, उसको हमने फॉरेस्ट में लेकर आए, ठीक है, उसको हमने फॉरेस्ट में, जंगल में छोड़ दिया। हाउ इज इट लाइकली टू अफेक्ट द लोकल स्पीशीज ऑफ दैट एरिया? अब वो लोकल स्पीशीज, जो एक जंगल है उसमें पहले से बहुत सारे जानवर रह रहे हैं अलग अलग टाइप के, अब हमने एकदम ही अलग टाइप का जानवर या स्पीशीज उस एरिया में लाके छोड़ दिया, ठीक है, तो वो जो नया स्पीशीज है, जो नया जानवर है, वो बाकी वहाँ पे जो पहले से जानवर प्रेजेंट थे उन पर क्या असर डालेगा वो हमको बताने, ओके। तो क्या होगा? सबसे पहली बात तो हो सकता है कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल हो सकता है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाएं पकड़ पकड़ के, ओके। द न्यू स्पीशीज इज लाइकली टू अफेक्ट द लोकल स्पीशीज एज इट पोसेस थ्रेट इन द फॉलोइंग मैनर। ऐसे वो डेंजरस होते हैं दूसरे स्पीशीज के लिए। प्रेइंग ऑन नेटिव स्पीशीज, ओके, प्रेइंग और नेटिव स्पीशीज, ओके। प्रेइंग का मतलब क्या होता है कि वो जैसे टाइगर होते हैं ना, शिकार करके खाते हैं, तो ये जो न्यू स्पीशीज है, एक स्पीशीज जो होते हैं वहाँ के जो लोकल स्पीशीज है उनका शिकार करके वो क्या खाएंगे, शिकार करके खाना इज नोन एज प्रेइंग। नेटिव स्पीशीज का मतलब क्या होता है? जो वहीं पे रहते हैं, जैसे कि मेरी नेटिव प्लेस क्या है? भोपाल है, ओके, मैं भोपाल में रहती हूँ, ओके। तो नेटिव स्पीशीज जो यहाँ पे पहले से ही वो प्रेजेंट है, जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी स्पीशीज वहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट है, लोकल स्पीशीज को हम नेटिव स्पीशीज बोलते हैं, ओके। प्रेइंग ऑन नेटिव स्पीशीज, तो जो लोकल स्पीशीज है वो उसको पकड़ पकड़ के शिकार करके खाएगा। इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन फॉर फूड और अदर रिसोर्सेज, अब कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, किसके लिए? खाने के लिए भी कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, शेल्टर के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। तो ऑलरेडी वहाँ पे स्पीशीज थे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के, अब ये नया स्पीशीज आ गया,
तो उसको भी खाना चाहिए, उसको भी शेल्टर चाहिए, तो बाकी सारे रिसोर्सेज के लिए लड़ाई होने लग जाएगी, कंपटीशन हो जाएगा। कॉजिंग और कैरिंग डिसीजेस, हो सकता है एक्स स्पीशीज में कोई बीमारी हो और ऐसी बीमारी हो जो तेज़ी से फैल सकती हो, स्प्रेड हो सकती हो, तो ये हो सकता है डिसीज़ कैरी करेगा, मतलब ये जो स्पीशीज़ है ये डिसीज़ कैरी कर रहा है, मतलब कि इसमें कोई साइन सिम्टम नहीं है। ओके ये एक स्पीशीज़ में कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा वायरस है, कोई बैक्टीरिया है जो एक्स को हार्म नहीं पहुंचा रहा है। ओके बट क्या हो सकता है कि दूसरे स्पीशीज़ के लिए वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस जो है वो डेंजरस हो, हार्मफुल हो। ओके तो एक स्पीशीज़ जो होता है ऐसे वायरस या बैक्टीरिया को या पैथोजन को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोब्स को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। ओके तो ये कॉज भी कर सकता है, डिसीज़ कॉज भी कर सकता है और डिसीज़ कैरी भी कर सकता है। प्रिवेंटिंग नेटिव स्पीशीज़ फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग। ओके नेटिव स्पीशीज़ का मतलब मैंने बता दिया, जो लोकल स्पीशीज़ जो वहाँ पे प्रेजेंट है वो नेटिव स्पीशीज़ में आते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, नेटिव स्पीशीज़ को रिप्रोड्यूस करने नहीं दे रहा है, कैसे नहीं, उसने खा लिए जानवर। ओके ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फूड वेब्स जो उस पर्टिकुलर रीजन का था, फॉरेस्ट का था, वो क्या हो रही है, वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ओके क्योंकि फूड चेन एक लीनियर चेन होती है, वेब वो काफ़ी सारे होते हैं, मतलब काफ़ी सारे फूड चेन को मिलके फूड वेब मिला है। ओके अब क्या हो रहा है, वो स्पीशीज़ जो हो रहा है दूसरे का खाना खा ले रहा है ना, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा ले रहा है, तो क्या होता है फूड वेब में क्या हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब हम चलते हैं 21st। What is the unique feature of the biodiversity found in पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व? अब हमें ये बताना है कि जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में हमें ऐसे कौन सा, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का ऐसा कौन सा यूनिक फीचर है बायोडाइवर्सिटी का, वो हमें बताना है। ठीक है ओके तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब पता है कि जो भी अलग अलग टाइप के, वेरियस टाइप के ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे प्रेजेंट है, और यूनिक मतलब अलग। ठीक है जो ऐसी चीज जो सबसे अलग बनाती है। ओके द बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स, thus मेकिंग इट यूनिक। ओके तो जो हमें पचमढ़ी में बायोडाइवर्सिटी मिलती है, ठीक है पचमढ़ी के जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें हमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी मिलती है वो हिमालयन की बायोडाइवर्सिटी से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। ठीक है हिमालयाज में हमें जो भी बायोडाइवर्सिटी मिलती है उससे मिलती जुलती बायोडाइवर्सिटी हमें कहाँ मिलती है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। ओके और क्या मिलता है, और ऑल्सो टू बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स। ओके तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में हमें हिमालयाज की सिमिलैरिटी मिलती है बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है बायोडाइवर्सिटी की सिमिलैरिटी कहाँ की, हिमालयाज की हमें पचमढ़ी में मिलती है, और कहाँ की मिलती है, वेस्टर्न घाट्स की। वेस्टर्न घाट में जो बायोडाइवर्सिटी हमें मिलती है उसी के सिमिलर हमें कहाँ और मिलेगी, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर यूनिक है क्योंकि वहाँ पे हिमालय की बायोडाइवर्सिटी मिलेगी और हमें किसकी मिलेगी, लोअर वेस्टर्न घाट की। एकदम सेम नहीं, सिमिलर, मिलता जुलता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। मेंशन द एम ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। हमें ये बताना है कि फॉरेस्ट एक्ट का मेन एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो भाई फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो होता है, फॉरेस्ट एक्ट जो होता है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो ज़रूरी है कि हम एनिमल्स और प्लांट्स को क्या कर सकें, बचा के रख सकें, कंजर्व करके रख सकें। ओके The aim of Forest Act is preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of the people living in or near the forest. Okay? फॉरेस्ट एक्ट का मेन एम क्या है कि हमें प्रिजर्व करके रखना है, कंजर्व करके रखना है नेचुरल फॉरेस्ट को। जो भी नेचुरल फॉरेस्ट है उसको हमें कंजर्व करके रखना है, वहाँ के एनिमल्स, वहाँ के प्लांट्स, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी सबको हमें प्रिजर्व करके रखना है। और साथ ही जो फॉरेस्ट के आजू बाजू रह रहे हैं, जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उनको हम परमिट करते हैं, उनको हम अलाउ करते हैं कि वो फॉरेस्ट एक्ट के अंदर उनकी जो भी नीड्स हैं वो फॉरेस्ट से ले सकते हैं। ठीक है फॉरेस्ट से जो भी उनकी डेली रिक्वायरमेंट है, डेली नीड्स है, अगर वो फुलफिल होती है तो वो भी सारी चीज़ें अंडर फॉरेस्ट एक्ट में वो क्या अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं।
ओके। तो मेन एम ऑफ फॉरेस्ट एक्ट इज क्या? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। और पीपल जो उनके जो भी इंसान आजू बाजू रह रहे हैं या फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो उनको ये जो एक्ट है वो अलाउ करता है कि आप फॉरेस्ट से जो भी आपकी डेली नीड्स हैं आप वो पूरी कर सकते हो। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? हम जब से बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं और मैं भी जब से बता रही हूँ, बट फिर भी क्या होता है, चलो एक बार और बता देती हूँ। बायोडाइवर्सिटी मतलब कि वेरिएशन इन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। ओके, biodiversity or biological diversity refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment. Okay, तो biodiversity, bio means life, biological diversity, इसको हम biological diversity भी बोलते हैं. Okay, diversity मतलब variety. Okay, तो ये किसके लिए होता है? ये होता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म जो अर्थ में रह रहे हैं, उनका इंटर रिलेशनशिप। ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म से इंटर रिलेशनशिप क्या है, मतलब आपस में उनका क्या रिलेशन है, और एनिमल्स का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट से क्या रिलेशनशिप है, वो हमें कौन बताता है? बायोडाइवर्सिटी। ओके, अलग अलग बहुत टाइप के ऑर्गेनिजम्स अर्थ में रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, हमें पता है ये बात। और बायोडाइवर्सिटी क्या बताता है? ये बताता है कि ये जो अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, और साथ ही वो इन्वायरमेंट से कैसे कनेक्टेड है, इन्वायरमेंट से के साथ उनका क्या रिश्ता है, ये हमें बायोडाइवर्सिटी बताता है। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। Is deforestation associated with global warming? Explain. Deforestation जो है वो global warming से associated है, वो हमें बताना है। जी हाँ बिल्कुल, डिफॉरेस्ट, यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से एसोसिएटेड है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो डिफॉरेस्टेशन से एसोसिएटेड है। कैसे है? देखिए, डिफॉरेस्टेशन में क्या करते हैं हम? जंगल काटते हैं। जंगल में हम क्या काटेंगे? पेड़ को काटेंगे। ओके, अब पेड़ क्या करता है? पेड़ जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में मेंटेन रखता है। कैसे? वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब पेड़ को हमने काट दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन फिल्टर करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कन्वर्ट करेगा ऑक्सीजन में? पेड़ तो हमने काट दिए। तो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, फिर क्या होगा? अर्थ जो हीट रिफ्लेक्ट करती है, अर्थ जो हीट अब्जॉर्ब नहीं करती है, ठीक है, अर्थ हीट को अब्जॉर्ब नहीं करती है, अर्थ जो होती है हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है। ओके, अर्थ जो है हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में इतनी एबिलिटी होती है, वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो इस हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, अर्थ ने जो हीट रिफ्लेक्ट करी वो सारी की सारी हीट कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या करी? अब्जॉर्ब कर ली। अब हीट अब्जॉर्ब कर ली कार्बन डाइऑक्साइड ने, तो क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा, तो इसको हमने क्या बोला? ग्लोबल वार्मिंग बोला। ओके, प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। When a lot of trees are cut down, that is deforestation, then lesser number of trees will be left. अब हमने बहुत सारे पेड़ों को काट दिया, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, तो अब पेड़ों का जो नंबर था, पेड़ों की जो डेंसिटी थी, जो पॉपुलेशन थी, वो कम हो चुकी है। The lesson of trees will use up carbon dioxide. ओके, तो जो अब क्या हुआ? पेड़ काट दिए हमने, पेड़ काट दिए, जंगल काट दिए, तो पेड़ जितने थे वो कम हो चुके हैं, कम अमाउंट में है, पेड़ जो है वो कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो होगी वो कम अब्जॉर्ब होगी। कम पेड़, कम कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन। ओके, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटमॉस्फेयर में लेवल है वो बढ़ जाएगा। क्लियर? द डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ओके, तो क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्लांट जो होती हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड यूज करती हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब हमने पेड़ काट दिए,
तो पेड़ काट दिए तो पेड़ का जो नंबर था, पॉपुलेशन थी, वो कम हो गई। अब पॉपुलेशन कम हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम यूज होने लगा फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ गया। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैप्स द सन रेज दैट आर रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ओके, वो क्या करती है, जो अर्थ हीट रिफ्लेक्ट करती है, जो सन रेज को वो रिफ्लेक्ट कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड उस रिफ्लेक्टेड रेज को, हीट को ट्रैप कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिफॉरेस्टेशन के कारण एटमॉस्फेयर में बढ़ गया। अब इसका लेवल बढ़ गया तो अर्थ जो हीट रिफ्लेक्ट कर दे रही थी, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड उसी हीट को क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे, अब्सॉर्ब कर लेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। Trapping of rays by carbon dioxide increases the temperature of Earth's atmosphere। और इसी के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड ने हीट को ट्रैप कर लिया, सन रेज को ट्रैप कर लिया, इसके कारण अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, the gradual increase in the overall temperature of Earth's atmosphere due to the greenhouse effect can affect caused by the increased level of carbon dioxide in the atmosphere is called global warming। ओके, ये जो अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, एकदम से नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन के कारण। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, अर्थ जो हीट सन रेज को रिफ्लेक्ट कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड उन्हीं रेज को, रिफ्लेक्टेड रेज को ट्रैप कर लेती हैं। ट्रैप करने के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्लियर? चलो, दिस एक्सप्लेन्स दैट डिफॉरेस्टेशन इज एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग। इससे हमें पता चलता है कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो ग्लोबल वार्मिंग से स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड है, मतलब जितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग। ओके, एक बार और फिर से हम जल्दी से देख लेते हैं क्या होता है इसमें। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन कैसे ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। तो पेड़ काटे हमने, पेड़ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हमने पेड़ काट दिए तो पेड़ का जो नंबर था, नंबर ऑफ ट्रीज जो थे वो डिक्लाइन हो गए, ठीक है, पेड़ की पॉपुलेशन कम हो गई। अब पेड़ की पॉपुलेशन कम हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड कम यूज़ होने लगा फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इसी कारण कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल था एटमॉस्फेयर में वो बढ़ने लगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है ना कि जो अर्थ हीट और सनरेज को रिफ्लेक्ट करती थी, कार्बन डाइऑक्साइड उसको ट्रैप करने लगा, उसको अब्सॉर्ब करने लगा वो हीट और सनरेज को। अब जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज़्यादा हीट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करेगा, इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा उतना ही अर्थ का टेम्परेचर जो है, अर्थ टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग एक दूसरे से एसोसिएटेड है, जितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाई शुड वी सेव पेपर, हमें पेपर को सेव क्यों करना चाहिए। तो भाई इस पेपर किससे बनता है, प्लांट से बनता है, वुड से बनता है। ओके, तो 1 टन ऑफ पेपर बनाने के लिए, 1 टन पेपर बनाने के लिए हमें 17 फुली ग्रोन ट्रीज की ज़रूरत होती है, ठीक है। 17 बड़े पेड़ों को काट दिया जाता है 1 टन पेपर बनाने के लिए। तो हम पेपर बचाएंगे तो हम ट्रीज बचाएंगे, और तो और पेपर बनाने के लिए जो एनर्जी और पानी लगता है वो भी हम बचाएंगे। ओके, पेपर शुड बी सेव्ड because it produces from our important natural resources that is trees। ओके, पेपर को हमें सेव रखना चाहिए क्योंकि वो बनते हैं हमारे important natural resources, जिससे हम क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। Around 17 full grown trees are needed to make 1 ton of paper। 17 पूरे मैच्योर ग्रोन पेड़ हमें चाहिए होते हैं 1 टन पेपर बनाने के लिए।
Okay, therefore in order to save trees and prevent the impact of their loss on living world, we need to save paper. Okay, इसलिए पेड़ों को बचाने के लिए और पेड़ों के कारण, पेड़ों को काटने के कारण जो लॉस हमें हो रहा है, जो लॉस बायोडाइवर्सिटी को हो रहा है, उसके लिए हमें पेपर बचाना चाहिए. ओके, वी कैन सेव पेपर बाय फॉलोइंग वेज. इस तरह से हम पेपर को बचा सकते हैं. पेपर शुड बी रिसाइकल. पेपर को हमें रिसाइकल करना है. इसका मतलब क्या होता है, जो यूज्ड वेस्ट पेपर है उसको हमें न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू पेपर में कन्वर्ट करना है और उस पेपर को यूज करना है. यूज बोथ साइड ऑफ पेपर फॉर राइटिंग पर्पसेस. ठीक है, पेपर का दोनों साइड हमें यूज करना चाहिए लिखने के लिए, और हमें पेपर को कभी जलाना नहीं चाहिए. पेपर जल जाएगा तो हम उसको रिसाइकल कैसे करेंगे. ओके, स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ सेविंग पेपर. हमें लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि हम पेपर सेव करके कैसे अपने एनवायरनमेंट को, अर्थ को सेव कर सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 26. हाउ डज डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड ड्राउट्स. हमें ये बताना है कि डिफॉरेस्टेशन जो होता है उसके कारण तुरंत बाढ़ क्यों आती है और तुरंत सूखा क्यों पड़ जाता है. फ्रीक्वेंट मतलब तेजी से. ओके, बार बार क्यों फ्लड्स आते हैं और क्यों सूखा पड़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है. तो भाई डिफॉरेस्टेशन से फ्लड क्यों आता है, पहले तो हम ये बताएं. डिफॉरेस्टेशन का मतलब समझ में आ गया, पेड़ों को काटना. अब क्या होता है, व्हेन द फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन, जब हम पेड़ों को काट देते हैं, देन द लेसर नंबर ऑफ ट्रीज पुट लेस वाटर वेपर इनटू एटमॉस्फेयर. ओके, हमने पेड़ों को काट दिया, पेड़ों की पॉपुलेशन कम हो गई. अब थोड़े से ही पेड़ हैं जो ट्रांसपिरेशन करेंगे. ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, पानी, पेड़ जो होते हैं पानी को वेपर्स के फॉर्म में, वाटर वेपर्स के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं. ठीक है, अब पेड़ कम है तो वाटर वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर में कम होगा. ओके, थ्रू ट्रांसपिरेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा के थ्रू होता है ये. ठीक है, प्लांट्स करते हैं. ओके, सिंस लेस वाटर इज पुट इनटू द एटमॉस्फेयर देयर इज लेस रेनफॉल इन दैट एरिया. अब जैसे पानी कम है, लेस मतलब वाटर वेपर कम है, क्यों, हमने पेड़ काट दिया. पेड़ काट दिया तो पेड़ों ने पानी को वेपर्स के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं किया तो जो वाटर वेपर की जो क्वांटिटी होनी चाहिए, जो लेवल होना चाहिए था, वो कम हो गया. उसके कारण बादल नहीं बने तो बारिश नहीं हुई. ओके, देयर इज लेस रेनफॉल इन दैट एरिया. उस एरिया में बारिश कम हुई. व्हेन देयर इज लेस रेनफॉल इन एन एरिया, देन लेस वाटर पर्कुलेट इनटू द ग्राउंड. बारिश कम हुई तो मिट्टी में, सॉइल में पानी अब्सॉर्ब कैसे होगा, पानी ग्राउंड में पहुंचेगा ही नहीं, मिट्टी में पहुंचेगा ही नहीं. ओके, the shortage of surface water in ponds, lakes, etc. and groundwater due to persistent low rainfall in an area can lead to droughts. Okay, क्या, अब सरफेस वाटर, ठीक है, वो कम होता जा रहा है. पॉन्ड्स में, लेक्स में सरफेस वाटर कम होता जा रहा है. ग्राउंड वाटर जो हो रहा है वो कम होता जा रहा है. क्यों, पानी ही नहीं हो, बारिश ही नहीं हो रही है. बारिश नहीं हो रही है तो ग्राउंड वाटर में पानी पहुंचेगा कैसे. बारिश का पानी ही ग्राउंड वाटर जो होता है वो, ग्राउंड मिट्टी जो होती है वो अब्जॉर्ब करती है और उसी को ग्राउंड वाटर बोलते हैं. ठीक है, बारिश हुई, मिट्टी ने पानी को अब्जॉर्ब किया, मिट्टी में पानी पहुंच गया, उसको हम बोलेंगे ग्राउंड वाटर. ओके, बारिश नहीं हुई तो मिट्टी के पास पानी कहाँ से आएगा, तो ग्राउंड लेवल जो है पानी का, वो कैसा हो जाएगा, कम होता जाएगा. ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है मिट्टी में वो कम होता जाएगा, जिसके कारण ड्राउट, नेचुरल कैलामिटी आने की चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. ओके, deforestation also leads to decrease in the water holding capacity of the soil. अब जो डिफॉरेस्टेशन है वो सॉइल जो होता है, मिट्टी जो होती है, वो पानी को होल्ड करके रखती है. ओके, वो कैपेसिटी भी सॉइल जो होती है अपनी लूज कर देते हैं. सॉइल, अगर पेड़ नहीं है, पेड़ कट गए तो सबसे पहले बात तो सॉइल को कौन होल्ड करके रखेगा. ठीक है, सॉइल जो है पानी के साथ बहता चला जाएगा. अब सॉइल नहीं है तो पानी कौन अब्जॉर्ब करेगा, है ना, पानी को अब्जॉर्ब करने वाला तो कोई है ही नहीं. When trees are cut down, there are no roots for absorbing rainwater. Thus, the movement of water from the soil surface into the ground is reduced. ये into है. Okay? तो जब हमने पेड़ काट दिए तो रूट्स ही नहीं बचे हैं, जड़ें ही नहीं बची हैं जो पानी को अब्सॉर्ब कर सके, जो मिट्टी को होल्ड कर सके.
ओके इसलिए वाटर का सॉइल सरफेस से मूवमेंट जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। वाटर मिट्टी से नीचे नीचे जाती है, जैसे हम गमले में पानी डालते हैं तो हम देखते हैं ना मिट्टी पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये वाली प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। ओके सो देयर आर फ्लड्स, इसके कारण अब मिट्टी जो है पानी अब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो मिट्टी में पानी क्या होगा, अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो पानी वहीं पे इकट्ठा होने लगेगा, जिसके कारण बाढ़ आ सकती है, फ्लड्स आ सकते हैं। ओके सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय कटिंग ऑफ ट्रीज आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू फ्लड। ओके सॉइल इरोजन, पानी के साथ मिट्टी बह गई, पेड़ काटने के कारण हो रहा है, इसके कारण भी फ्लड्स आ सकते हैं। क्यों, सॉइल ही नहीं है तो मिट्टी ही नहीं है तो पानी को कौन अब्सॉर्ब करेगा। द इरोडेड soil keeps on collecting river bed, decreasing its depth. This led to overflow when heavy rain occurs. Okay, ठीक है। अब ये जो सॉइल इरोजन हुआ, ठीक है, जो सॉइल बह गई पानी के साथ वो कहाँ पहुँच गई, रिवर में पहुँच गई। अब रिवर में मिट्टी, जो रिवर की डेप्थ होती है, रिवर की गहराई होती है ना, अब वो गहराई में ये मिट्टी जा जाके पहुँचने लग गई, तो उसके कारण जो पानी का डेप्थ था, रिवर की जो डेप्थ थी वो क्या हो गई, कम होने लग गई। कम होने लग गई तो रिवर जो थी वो ओवरफ्लो होने लग गई, मतलब बहने लग गई, तेजी से बहने लग गई, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी आ गई, डेप्थ उसकी खत्म हो चुकी है, पानी जाएगा कहाँ, तो वो ओवरफ्लो होने लग गई, जिसके कारण क्या हुआ, फ्लड्स आ गए। ओके मिट्टी कहाँ पहुँची, रिवर में पहुँची, रिवर में जो डेप्थ थी वो कम हो गई, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी जाके इकट्ठा हो गई, मिट्टी जाके इकट्ठा हो गई तो क्या हुआ, डेप्थ उसकी खत्म हो गई, पानी अब जाएगा कहाँ, जैसी भारी बारिश हुई तो वो रिवर जो थी वो ओवरफ्लो करने लग गई, जिसके कारण फ्लड्स आ गए। ओके चलिए, तो यहाँ पे जो था हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन, कौन से चैप्टर के, चैप्टर 5 कंजर्वेशन में बार बार बोलती हूँ, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के होते हैं कंप्लीट। और ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुका है, हमने फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन अच्छे से देख लिए हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।